क्या मुसीबत है ये, हर बार कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है मेरे हाथों। चलो अब कोई देखे उससे पहले इन टूटे हुए कांच को उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। सपना टूटे कांच समेट कर उन्हें रसोई की खिड़की से बाहर फेंक देती है। सपना के हाथों इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती थी। वो आए दिन घर के सामानों को ऐसे ही तोड़ती रहती थी और फिर किसी को पता न चले उससे पहले उसे घर से बाहर फेंक देती थी। तभी सपना चाय लेकर रसोई से बाहर आती है तो बाहर हॉल में सपना के सास ससुर मनदीप, हिमानी, नंद पायल, पति रोहन और देवर देवरानी अजीत और अंकिता ये सब सोफे पर बैठे थे। अंकिता कल ही शादी करके इस घर में आई थी। अंकिता बहू, अब से तुझे भी सपना बहू की तरह इस घर की सारी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। सपना, तुम्हारे गले वाला सोने का नेकलेस कहाँ है? सपना देखती है तो उसके गले में सोने का नेकलेस था ही नहीं। अरे, मेरा नेकलेस कहाँ गया? कहीं गिरा तो नहीं दिया बहू तूने नेकलेस? माँ जी, नेकलेस मेरे गले में ही था, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। भाभी, यहीं कहीं गिरा होगा, हम सब ढूंढते हैं उसे। वो नेकलेस 50,000 रुपए का है। तभी सब नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। ये बहू भी कितनी लापरवाह है, इतना कीमती नेकलेस पता नहीं कहाँ गुमा दिया इसने। अरे अच्छे से ढूंढो, यहीं कहीं पड़ा होगा नेकलेस। यहाँ आते ही ये क्या टाइम पास चल रहा है। सब काफी समय तक नेकलेस को ढूंढते रहे पर नेकलेस पूरे घर में कहीं भी नहीं था। हिमानी के इस घर में 3 कमरे और एक हॉल था। थोड़े समय बाद सब हॉल में आकर बैठ जाते हैं। पूरा घर छान मारा हमने, नेकलेस का कहीं पता नहीं चला। तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है सपना बहू? जेठानी जी, आपको नेकलेस को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए था। क्या मतलब अच्छे से रखना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है मैं लापरवाह हूँ, चीजों की कदर नहीं करती हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था भाभी। इस घर में आते ही तुम मुझे यहाँ के लोगों की नजरों में बुरा करना चाहती है क्या? अरे नेकलेस ही गुम हुआ है ना, मैं दूसरा ले आऊंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। सपना अपने कमरे में चली जाती है। अरे देखो इसे, गलती की गलती, और कैसे तेवर दिखा रही है ये। सपना ऐसी ही थी, उसे किसी भी चीज की कोई कदर नहीं थी। तभी वो अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। जरा सा नेकलेस क्या खो गया मुझसे? ये लोग तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे इनकी जायदाद गुमा दी मैंने। वो कल की आई अंकिता सबके सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही थी ना, उसे तो मजा चखा कर ही रहूंगी मैं। रात का समय, सब हॉल में बैठे थे। तभी अंकिता रसोई से बर्तन में खाना लेकर बाहर आती है तो अचानक उसके हाथ से खाने का बर्तन छूट जाता है और सारा खाना जमीन पर गिर जाता है। सत्यानाश हो, सारा खाना गिरा दिया अंकिता बहू ने तो। ये क्या किया तूने अंकिता? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था और तूने सारा खाना गिरा दिया। माफ करना भाभी, वो गलती से। अरे इतना सारा खाना तो अब फेंकने में जाएगा ना। बेवजह तूने इतना नुकसान कर दिया अंकिता। भाभी, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया खाना, वो गलती से। तूने खाना जानबूझकर ही गिराया है। तो कौड़ी की गरीब, तेरे मायके में तूने खाया था क्या इतना लजीज खाना, जो सारा खाना सत्यानाश कर दिया तूने? भाभी जी, इतना मत बोलिए आप, समझी ना? बोलना मुझे भी आता है। आप कमाई का कौन सा अमीर है, और ये खाने का राशन आप अपने मायके से नहीं लेकर आई हैं, जो मुझे इतनी बातें सुना रही हो आप। मैं अभी जाकर सबके लिए दूसरा खाना बना देती हूँ। अरे इसके तेवर तो देखो। आपको उस वक्त तो इतना अफसोस नहीं हुआ जब आपने इतना कीमती नेकलेस गुमाया था, अब क्यों भड़क रही हो? फिर क्या था, दोनों में बहस होने लगती है। ये देखकर उनके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। सपना और अंकिता ये दोनों ही काफी गरीब परिवार की बेटियां थी। सपना तो यहाँ आकर काफी घमंडी हो चुकी थी और अब उसको देखकर अंकिता को भी चीजों की कदर नहीं हो रही थी। सपना के ससुराल वाले मिडिल क्लास लोग थे। अरे बस करो दोनों, क्या चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? एक तो दोनों नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हो, ऊपर से एक दूसरे से बहस पर बहस कर रहे हो। अंकिता बहू, जा तू खाने की व्यवस्था कर दे। अंकिता रसोई में चली जाती है और सपना घर के काम करने में लग जाती है। थोड़े समय बाद अंकिता रसोई में बहुत सारा खाना बना देती है। तभी वो खाने को चक्कर देखती है तो उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो चुका था। ओहो, खाने में तो नमक ज्यादा हो गया। ये देखकर तो सब बातें सुनाने लग जाएंगे मुझे, खासकर जेठानी जी। चलो फटाफट ये खाना फेंक कर दूसरा खाना बना लेती हूँ। अंकिता चुपके से सारा खाना खिड़की से बाहर फेंक देती है और दूसरे खाने की व्यवस्था करने लगती है। अगले दिन सवेरे रोहन अजीत अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन अजीत गांव के पास वाले शहर में ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। इधर सपना और अंकिता दोनों घर काम में हर बार गलती नुकसान करने लगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम अंकिता अपने कमरे में कूलर, फैन, टीवी, लाइट सब एक साथ चालू करके बैठी थी। तभी वहां सपना आती है। ओ महारानी, इस घर के बिजली बिल के पैसे तू क्या अपने मायके से लाती है क्या, जो इतनी सब चीजें एक साथ जला रही है तू? बंद कर ये सब। क्यों बंद करूं?
इस घर के बिजली बिल के पैसे आपके मायके वाले भरते हैं क्या? वो 2 कौड़ी की गरीब फटीचर, खबरदार जो मेरे मायके वालों का नाम लिया तो। तेरी औकात तो इस घर की नौकरानी भी बनने की नहीं थी। गरीब फटीचर परिवार की बेटी है तू, और यहाँ आकर मुझे ऐसे तेवर दिखा रही है। अपने मायके में देखे थे क्या कभी ऐसे ऐशो आराम? जेठानी जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। फिर क्या था, दोनों में हो जाती है फिर से बहस शुरू। तभी हिमानी पायल वहां आते हैं और दोनों की बहस खत्म करते हैं। परेशान करके रख दिया है इन दोनों बहुओं ने तो हमें। माँ, बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप ना दोनों भाभियों को कुछ दिनों के लिए उनके मायके भेज दीजिए, वरना ये दोनों ऐसे ही लड़ते लड़ते हमारी नाक में दम करके रख देंगी। सही कह रही है तो पायल, मैं कल ही दोनों को उनके मायके भेज देती हूँ। कुछ दिन सुकून के तो बीतेंगे हमारे। हिमानी और सब सपना और अंकिता की इस रोज रोज की बहस से काफी परेशान हो चुकी थी। तभी अगले ही दिन हिमानी, सपना और अंकिता दोनों को उनके गरीब मायके भेज देती है। सपना उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े घर अपने मायके में आती है, जहां उसके गरीब माता पिता दामिनी, शेखर और छोटी बहन रिया थी। सपना के मायके वाले बहुत ही गरीब थे। उनका घर काफी छोटा और झोपड़ा घर था। इधर अंकिता भी उसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े मायके में आती है, जहां उसके गरीब माता पिता मंगेश और सरला थे। अंकिता का भी घर काफी छोटा और झोपड़ा घर था। रात का समय अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। सपना अपने मायके में बैठी थी। अरे बाप रे, बारिश शुरू हो गई। अब फिर से घर में पानी आना शुरू हो जाएगा। इतना कहना ही हुआ था कि तभी शेखर के घर की कमजोर छत से बारिश का पानी टपकना शुरू हो जाता है। बरसात आती हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। तभी दामिनी जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो चूल्हे पर पानी गिरने से चूल्हा बुझ जाता है। अब इस पानी में कैसे खाना बनाऊं? मेरे ससुराल में अच्छा है गैस है, वरना हमें भी बारिश में ऐसी परेशानी होती। इधर अंकिता के घर में भी उसकी माँ सरला चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी पानी आने पर जब चूल्हे से खाने का बर्तन निकालती है तो उसके हाथों से खाने का बर्तन छूट जाता है और सारा खाना फर्श पर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तभी सरला जल्दी जल्दी गिरा वो खाना उठाकर बर्तन में डालती जाती है। अरे माँ, ये खाना खराब हो चुका है। ये खाना अब खाने लायक नहीं रहा। अरे बिटिया, मिट्टी में तो गिरा है खाना, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ बिटिया, अगर हम ये खाना फेंक देंगे तो हम क्या खाएंगे? तेरे पिताजी की कमाई इतनी कम है, ये जो रोज कमाते हैं अपने घर में उतने पैसों में एक ही दिन का खाना बन पाता है। कोई नहीं, हम इस खाने को साफ करके खा लेंगे। अपने परिवार की ये मजबूरी देखकर अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे माता पिता मिट्टी में मिला खाना खा रहे हैं और एक मैं हूँ जो अपने ससुराल में इतने लजीज पकवानों को जरा सा नमक ज्यादा होने पर उस खाने को बाहर फेंक देती थी। कितना अपमान करती थी मैं अन्न का। यहाँ मेरे माता पिता दाने दाने को तरस रहे हैं और मैं अपने ससुराल में खाने पे खाना फेंकती जा रही थी। अपने मायके की ये बेबसी देखकर अंकिता को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। उधर सपना अपने मायके वालों के घर साथ में एक कोने में बैठी थी। उसके पूरे घर में बारिश का पानी भर चुका था। सोने लायक जरा सी भी जगह नहीं थी। तभी दामिनी, शेखर और रिया तीनों अपने घर के एक कोने में ही जैसे तैसे लेट जाते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ क्यों सो गए? उठिए वहाँ से। बिटिया, बचपन से लेकर आज तक हम ऐसे ही तो सोते आ रहे हैं। ये कैसी बेबसी है मेरे मायके वालों की। यहाँ ये लोग जमीन में सोकर दाने दाने को तरस रहे हैं और वहाँ मुझे हर बात का ऐशो आराम है, फिर भी मुझे किसी बात की कदर नहीं। अपने मायके की ये तकलीफ देखकर सपना के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक तेज तूफानी बारिश के कारण सपना और अंकिता दोनों के मायके का घर टूट जाता है और दोनों ही परिवार वाले बेघर हो जाते हैं। हमारा तो घर ही टूट गया। अब इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? पिताजी, चलिए हम सब मेरे ससुराल चलते हैं। तभी सपना अपने मायके वालों को लेकर अपने ससुराल आती है, तो अंकिता भी अपने घर के टूटने पर अपने मायके वालों को अपने ससुराल लेकर आ जाती है। तभी सब हिमानी को सारी बातें बताते हैं। ओहो, ये तो काफी बुरा हुआ आप लोगों के साथ। अंकिता बिटिया, हमें भूख लगी है। माँ जी, घर में खाना बना है क्या? खाना तो नहीं है, कल रात के बासी दाल चावल ही रखे हुए हैं। समधन जी, हम वही खा लेंगे। नहीं, आप लोग बासी खाना क्यों खाएंगे? मैं बना देती हूँ आप सबके लिए खाना। नहीं जेठानी जी, जब घर में खाना है तो बेवजह और खाना बनाकर क्यों बर्बाद करना। हम सब बासी चावल ही खा लेंगे। अन्न का अपमान करना सही नहीं है। ये सुनकर सपना और सब दंग रह जाते हैं। तभी सपना और अंकिता दोनों रसोई में जाकर सबके लिए खाना लेकर आते हैं और सबके साथ खाना खाने लगते हैं।
ऐसे ही रात का समय हो जाता है तो सपना बोलती है कि रात का समय हो गया है, पर हम अपने मायके वालों को कहाँ सुलाएंगे? घर में तो कोई और जगह है ही नहीं। अरे बेटा, ये जो जगह इतना बड़ा हॉल है, इसी में ही हम अपना कमरा बना लेते हैं। सब यहीं आ जाएंगे और सो जाएंगे। हाँ और क्या, इस हॉल वाले कमरे में तुम दोनों देवरानी जेठानी के गरीब मायके वाले अच्छे से रह लेंगे। ठीक है काका। इस तरह सब हॉल में ही सोने के लिए बिस्तर लगा देते हैं। तभी दामिनी शेखर दोनों के पैर में काफी दर्द हो रहा था। उन्हें सालों से पैर दर्द की समस्या थी। तभी सपना शेखर के पैर दबाने लगती है। रिया बिटिया, जरा मेरे पैर दबा दे, तब तक मैं गरम तेल से मालिश ना कर लूं। मुझे मेरे पैर दर्द से छुटकारा नहीं मिलता। काकी जी लाइए, मैं आपके पैरों की गरम तेल से मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं अंकिता, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं कर दूंगी माँ के पैरों की मालिश। जेठानी जी, काकी जी मेरी भी तो माँ जैसी है ना। अचानक अंकिता का बर्ताव ऐसे बदलते देखकर सपना दंग रह जाती है। उसके बाद इसी तरह से सपना अंकिता के मायके वालों का खूब ख्याल रखने लगी। चलिए सब टेबल पर नाश्ता कर लीजिए। अरे बेटा, तू यहीं पर हमें नाश्ता दे दे, हमें तो जमीन पर खाने की आदत है। ऐसा है तो आज हम सब भी जमीन पर बैठकर बर्ता करते हैं। हाँ बिल्कुल। इस तरह सभी जमीन पर बैठकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक दूसरे के मायके वालों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन किचन में मैं सबके लिए पकौड़े बना रही हूँ। बारिश के मौसम में सबको पकौड़े खाने पसंद हैं। तुम बताओ तुम्हारे घर वालों को कौन से पसंद है, मैं बना देती हूँ। वो तो सब खा लेते हैं, आप बना लो। वैसे हमारे मायके वाले कैसे एक कमरे में रहने को मजबूर हैं। हमें इस बारिश के मौसम में उनके लिए घर बनाना होगा। सही कह रही हो दीदी, आज ही मैं इनसे बात करती हूँ। मैं भी। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी सबको पकौड़े खिलाती हैं। सब खुश होते हैं। फिर वो अपने पतियों से बात करती हैं और अपने अपने मायके वालों के लिए छोटा घर पक्का बनवा देती हैं और सब अब अच्छे से रहते हैं।